This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes. But if the measurement of the observation is available, yani interval ratio scale, then the choice of sign test is not recommended because this test do not take into account the information available in terms of the magnitude of the difference. To overcome this drawback, Wilcoxon sign rank test do the job for us, which takes into account the information of sign as well as magnitude of the difference. So the power of the test is more than the sign test. Assumption same वही रहेंगे. महत्व था कि जो हमारा मेजरमेंट है वो एटलीस्ट ऑर्डिनल स्केल का होना चाहिए. यहाँ पे होगा एटलीस्ट इंटरवल स्केल. सेकंड एजम्पशन एक और है, द सैंपल पॉपुलेशन इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीडियन. देखिए कभी कभी हमें एग्जाम में हम एजम्पशन के बेस पे भी डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा. तो अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको अगर विल्कोक्सन साइन टेस्ट एप्लीकेबल कराना पड़ेगा तो वहां पे ये एजम्पशन देगा, ऑलरेडी गिवन होगा कि पॉपुलेशन इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीडियन. तो अगर ये एजम्पशन है तो इसका मतलब वी गो फॉर द विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट. ओके, तो वो ऑलरेडी देगा एजम्पशन. जैसे आपको जैसे टी टेस्ट अगर उसको अप्लाई करना था किस सिचुएशन में तो वो नॉर्मलिटी का एजम्पशन देगा. ठीक है, तो चलिए क्या प्रोसीजर है. प्रोसीजर सेम वही है जैसे पहले हमने किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल we formulate null and alternative hypothesis, then we find the difference of the yani if we subtract median from each value and consider the difference. Suppose the difference is t. अब क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे वर्क करेंगे then we use the rank. So we rank TIs in ascending or descending order जैसा आप चाहें, without considering the sign. तो बिना साइन को कंसीडर करे हम इसको रैंक करेंगे. एंड देन फाइंड द टोटल ऑफ रैंक्स. पॉजिटिव टी यहाँ पे तो हमने एस प्लस किया था, एस प्लस इंडिकेट कर रहा था सम ऑफ पॉजिटिव साइन. यहाँ पे क्या है, टी. टी इंडिकेट करेगा सम ऑफ पॉजिटिव सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉजिटिव साइन, ये सम ऑफ रैंक्स ऑफ पॉजिटिव साइन. पहले हम रैंक देंगे और फिर रैंक देने के बाद सेम साइन उसके ऊपर असाइन कर देंगे जो उसके पास एक्चुअल में था. ओके, एंड देन फाइंड द टी प्लस एंड टी माइनस. और अगर टाई है तो वहां पे फिर हम डैश कर देंगे, अगर सेम आ रहा है तो या टाई कर देंगे जैसे हम पहले करते हैं. चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं. यस, A random sample of 10 children of 1 month or older show the following pulse rate, beats per minute, 190, this, assuming that the distribution of pulse rate is symmetric about its median. देखिए यहाँ पे assumption दे दिया इसका Wilcoxon sign rank test and continuous. Is there evidence to suggest that median pulse rate of 1 month or older children is 120 beats per minute? तो ये चेक करा रहा है कि जो उनका पल्स रेट है वो 120 है या नहीं है. तो 120. ओके, क्योंकि हम मीडियन की बात करते हैं यहाँ पे तो हमने इसको मीडियन ले लिया और म्यू नॉट इक्वल टू 120. ओके, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया क्योंकि इक्वलिटी साइन इसमें है और ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अब हम देखते हैं क्लेम कहाँ पे है. क्लेम कह रहा है कि वो 120 होगा, तो यहाँ पे तो आगे जो भी है हमारा क्लेम वहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं और फिर हम टेस्ट करते हैं. टेस्ट हमारा 1 टेल के 2 टेल. यस, 1 टेल के 2 टेल. 2 टेल है सर. 2 टेल. 2 टेल हम यहाँ पे नोट डाउन करें. अब हम क्या करेंगे, हम बी अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन हमारा जो पैरामेट्रिक टेस्ट का एजम्पशन है कि पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है. तो वी गो फॉर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और वहां पे हम साइन टेस्ट या विल्कोक्सन लगा सकते हैं. डेटा न्यूमेरिकल है तो वी गो फॉर द विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट. ठीक है, तो विल्कोक्सन के लिए चलेगा. तो विल्कोक्सन का प्रोसीजर क्या है कि वी सबट्रैक्ट मीडियन फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस. चलिए तो वो करते हैं हम लोग. ये टेबल बना लिया हम लोगों ने. तो दिस
यहाँ से हमने म्यू 120 लेस करेंगे तो कितना आएगा -1, 120 माइनस 120 यानी 0 आना, तो हमने टाई कर दिया एंड देन सेम वे में हमने इसको डिफरेंस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इनका हम विदाउट एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया यानी विदाउट साइन और इसको रैंक कर दिया। तो अब चलिए रैंक देख आपसे आता ही है देना 1 और 1, तो इसको भी 1 रैंक दे देते हैं, इसको भी तुमने इसको 1 दे दिया 1.5 और एवरेज रैंक है ना, आपको पता ही है ना कि कैसे एवरेज रैंक देते थे हम, एक को 1 आनी है दूसरे को 2, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो डिवाइड बाय 2 यानी 1.5 1.5 दोनों को हम इक्वल रैंक देंगे, तो 1.5 हमने इसको दे दिया, 1.5 हमने इस वाले को दे दिया। 2 रैंक तक हम ऑलरेडी पहुंच गए थे, तो इसको आनी चाहिए 3 रैंक, इसको आनी चाहिए 4 रैंक, पर दोनों सेम है तो फिर हम इसको एवरेज रैंक देंगे 3 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी 3.5, 3.5 और 3.5 4 तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसको हम 5 देंगे तो 5 दे दिया, फिर इसके बाद कौन सा है, इसको हम 6 5 यस इसको 6 देंगे और इसको 7, तो फिर दोनों क्योंकि 5 5 ही है फिर एवरेज रैंक दे देंगे। इस तरह से हम वी कैन असाइन द रैंक। नाउ वी असाइन द साइंड रैंक। हम सेम साइन जो पहले इस पे था यहाँ पे था माइनस, तो हमने इसको माइनस साइन इंडिकेट कर दिया। इस पे पॉजिटिव था पॉजिटिव रखा पॉजिटिव, इस पे निगेटिव था तो निगेटिव रखा। इस तरह से हम इसको पॉजिटिव निगेटिव साइन दे एंड देन find the sum of the positive ranks and negative ranks and represent by the total, क्योंकि टोटल निकाल रहे हैं तो t से रिप्रेजेंट करेंगे, तो t प्लस पॉजिटिव रैंक वाला सम निकाल लिया और t माइनस निगेटिव रैंक निकाल। अब हमारी हाइपोथेसिस है टू टेल, तो टू टेल में जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो मिनिमम होगी, जैसे वहां पे था s प्लस और s माइनस का मिनिमम, तो ऐसे यहाँ पे बस केवल क्या हुआ s कन्वर्ट हो गया है t में, तो यहाँ पे हो गया t प्लस और t माइनस। ओके, तो 28 आ गया। अब हम इसकी टैबुलेटेड वैल्यू देखेंगे। ओके, वहां पे तो टैबुलेटेड नहीं थी पर यहाँ पे क्या है टैबुलेटेड वैल्यू भी है, तो हम टैबुलेटेड वैल्यू देखेंगे। 4 एन कितना है हमारा विदाउट टाई, तो यहाँ 15 ऑब्जर्वेशन थी और 2 टाइज हुए तो एन हो रहेगा हमारा 13। ओके, और डिग्री फ्रीडम है 5। चलिए इसकी टेबल देखते हैं। यस, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट। ओके, तो एन हमारा कितना था 13, तो यहाँ पे 13 देख लेते हैं और लेवल हमारा था 5%, क्योंकि टू टेल ही ले रहे हैं हम तो लेवल 5% पे देख लेते हैं, ये रहा 5%, तो इसकी वैल्यू हो गई 80। ओके, तो फिर वापस चलते हैं 18 since calculated value test statistic is greater than the critical value so we do not reject the null hypothesis, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा यहाँ पे जैसे नॉर्मल तो नहीं बनता इसका वो डिस्ट्रीब्यूशन, पर अगर हम ऐसे माने तो जो क्रिटिकल रीजन बनेगा लेफ्ट साइड में बना रखा है क्योंकि हमने मिनिमम कंसीडर किया है, तो मिनिमम कंसीडर करने की वजह से उसका हमेशा चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड बनेगा, और लेफ्ट साइड बनेगा तो अगर इससे वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कहाँ पे लाई करेगी, नॉन क्रिटिकल रीजन वैल्यू में लाई करेगी। ओके, ये 28 है, 18 कहाँ पे लाई करेगा, इधर लाई करेगा, तो ये एरिया क्या है नॉन क्रिटिकल रीजन, तो हम क्या करेंगे हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे यानी वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, तो ई वैल्यू के जरूरत नहीं, यहाँ पे वैल्यू से नहीं निकाला है, सिंपल क्रिटिकल रीजन से हेल्प से किया। तो इन दिस वे यू कैन डू द विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, जनरली एग्जाम में आ भी जाता है। तो चलिए अब हम सेम जैसे मैंने कल भी करा था कि 14 यूनिट का मैंने क्वेश्चन साइन पेयर साइन टेस्ट किया था, ऐसे ही विल्कोक्सन का भी पेयर के लिए भी है, तो 14 में चलते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, वहां पे हम वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे तो हमने मीडियन लेस किया है सब ऑब्जर्वेशन में से, वहां पे हम दो जो सैंपल होंगे उनमें से आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो विल्कोक्सन मैच्ड पेयर साइंड रैंक टेस्ट इसका नाम, विल्कोक्सन मैच्ड पेयर साइंड रैंक टेस्ट।
तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम हाइपोथेसिस तो पहले की तरह बनी जाएंगी। प्रोसीजर वही रहेगा कि हम डी निकालेंगे, तो पहले डी निकला था x माइनस मीडियन लेस किया था, अब x में से हम उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम उससे लेस करेंगे, फिर हम डी निकाल लेंगे, फिर उसको पॉजिटिव कर लेंगे, फिर उसको हम रैंक देंगे, रैंक देने के बाद फिर उसको अगेन हम उसको साइन असाइन कर देंगे, फिर हम प्लस निकाल लेंगे और माइनस निकाल लेंगे, और सेम उसी तरह से हम उसको डील करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं। तो देखिए ये बिफोर आफ्टर वाला केस है, जैसे हमने टी पेयर टी टेस्ट में किया था। तो ए ग्रुप ऑफ 12 चिल्ड्रन वर टेस्टेड टू फाइंड आउट हाउ मेनी डिजिट वर दे रिपीट। ये सेम क्वेश्चन मैंने लिया है जो हमने टी में किया था, पर यहाँ पे जो एजम्पशन था उसका कि पॉपुलेशन नॉर्मल है वो हटा दिया है, ठीक है। assuming that the distribution difference of score before and after the practice session is symmetrical about its median। symmetrical about median तो assumption है विल्कॉक्सन का, तो हम यहाँ पे विल्कॉक्सन के टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, तो हाइपोथेसिस बना ली सेम जैसे पहले बनाते थे, और हमने उसका फिर डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद जो सेम था उसको टाई कर दिया, फिर हमने निकाल लिया उसको, रैंक एब्सोल्यूट डिफरेंस, फिर रैंक दे दिया, रैंक देने के बाद साइन रैंक कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और उसी अकॉर्डिंग जैसे हमने साइन टेस्ट में डिसाइड किया था कि कौन सी हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक होगी, जो भी हमारे प्लस जो भी हमारा साइन कम होगा उसका सम कम होगा, वही हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक बनेगी। तो यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक टी प्लस बनेगी, तो उसके लिए 2 है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं टेबल से। यहाँ पे जो हमारा टेस्ट है, अगर हम हाइपोथेसिस देखें तो ये राइट टेल बैठ रहा है, सॉरी लेफ्ट टेल बैठ रहा है ना, यानी वन टेल है, तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे वन टेल में। तो अगर हम विल्कॉक्सन की वैल्यू देखें तो वन टेल का ऊपर दिया हुआ है, और डिग्री फ्रीडम कितना है यहाँ पे, सॉरी डिग्री फ्रीडम कह रहा हूँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे दे रहा है। तो वन टेल में गए 5% ये रहा, और वैल्यू हमारी जो हमारी नंबर ऑफ नॉन टाइज ऑब्जर्वेशन थी वो थी n यानी 9, तो वैल्यू कितनी आ गई 9। ओके, 9 आ गई। अब फिर डिसीजन वही लेंगे, अगर हमारी टैबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आती है टैबुलेटेड से, सॉरी कैलकुलेटेड से, तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यस, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन का मतलब क्या हुआ कि हमारा, क्योंकि यहाँ पे भी क्रिटिकल रीजन क्या है, लेफ्ट टेल में रहेगा क्रिटिकल रीजन, तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन है और इससे लेस वैल्यू आ रही है, ये तो है 9, वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ लाई करेगी, तो क्रिटिकल रीजन में लाई करेगी, तो हम ओके। तो ऐसे आप सिमिलर वे में आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। चलिए अब आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 3 में बैक चल रहा है, रन टेस्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट है, ये तो था मीन के लिए और पेयर डेटा के लिए था। यस Sir, in this Wilcoxon and the sign test, we have taken the assumption that it should be a median. So what if the mean is being given in the question itself? So the same assumption will hold true for both of the sign test and Wilcoxon test. क्वेश्चन में यूज होगा एवरेज। ओके, वहां एवरेज वर्ड यूज करते हैं, मीन नहीं यूज करते। तो एवरेज तो आपका यस, assumption for the average and assumption for the median will hold the same for both the tests, right? रन टेस्ट देखिए, मैंने बताया था कि कोई भी हम अगर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो पहला जंक्शन तो हमारा यही है कि द सैंपल शुड बी रैंडम। तो हमने सैंपल ठीक है अपने प्रोसीजर से ले लिया है रैंडम बाय विद द हेल्प ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल, पर अगर बाय द वे हमें जज करना हो कि ये हमारा जो सैंपल है प्रॉपर रैंडम है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो टेस्ट है वो है रन टेस्ट। रन टेस्ट इज अप्लाई टू टेस्ट द रैंडमनेस ऑफ द सैंपल या डेटा, कि डेटा हमारा रैंडम है या नहीं है, या सैंपल हमारा रैंडम है। के लिए हम वी काउंट द रन, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रन्स। अब नंबर ऑफ रन्स क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ रन्स कितने होंगे। ओके, तो रन क्या है पहले ये देखना है कि रन कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल symbols or letters followed and preceded by the other type of symbols or letters। यानी जो रन है वो एक सीक्वेंस है एक टाइप के सिंबल्स जो
सराउंडेड है, फॉलोड है या प्रिसीड है बाय अदर टाइप ऑफ सिंबल। तो अगर इसकी बात करें तो जहां तक हमारा एक सिंबल चलेगा वहीं पे एक हमारा एक रन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक सिंबल, नेक्स्ट सिंबल टी आ गया दूसरी क्वालिटी का, तो इसका मतलब हमारा यहाँ रन यहीं पे खत्म हो। ऐसे ही फिर हम टी से स्टार्ट करेंगे तो फिर एच आ गया तो ये रन यहीं पे रुक गया। फिर एच से स्टार्ट किया, फिर टी आ रहा है तो यहीं पे रुक गया। फिर टी से स्टार्ट किया, जब तक टी खत्म नहीं होता तो हमारा रन चलता रहेगा। ऐसे ही एच आ गया, ऐसे टी आ गया और ऐसे ही यहाँ तक एच आ गया। दीज आर द रन। तो 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे कितने बने? 8 रन बने। ठीक है? तो रन हमें ये बताता है कि हमारा जो सैंपल है वो हमारा पूरा मिक्सअप है या किस तरह से है। तो अगर नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा होते हैं तब भी हमारा जो डेटा है वो रैंडम नहीं होता। अगर नंबर ऑफ रन्स बहुत कम होते हैं तब भी हमारा जो डेटा है वो रैंडम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर बाय द वे मेरे पास डेटा है जिसमें ऑब्जर्वेशन है 2, 10, 5 और दूसरा डेटा मेरे पास है 150 और 120 और 150। इसको मान लेते हैं हम एच से इंडिकेट कर रहे हैं और इसको हम टेल से इंडिकेट कर रहे हैं सपोज कर। तो यहाँ पे तो 2 ही रन बनेंगे क्योंकि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हो या जिस ऑब्जर्वर में ये आ रही हैं। तो यहाँ पे कितने रन बनेंगे? एक तो एच का बना, एक टी का, क्योंकि दोनों बिल्कुल ही डिफर हो रही है। एक तो 150 100 से अबव है और एक ये 5 के आसपास है। तो यहाँ पे 2 रन बने, तो रैंडम नहीं हुई, डेटा बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ रन बहुत कम होता है तब भी हमारा जो डेटा माना जाएगा वो रैंडम नहीं कंसिडर करेंगे। और अगर नंबर ऑफ रन बहुत ज्यादा हो जाए जैसे यहाँ पे दिखाया है, इन द सीक्वेंस वी हैव 2 रन ऑफ 10 heads। So कह रहा है कि इन अदर एग्जांपल सपोज द फॉलोइंग सीक्वेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे कितने 20 रन्स। तो इन द सीक्वेंस दे आर 20 रन्स, 10 रन्स ऑफ हेड एंड 10 रन्स ऑफ टेल। द सीक्वेंस आल्सो could not be considered random because too many runs indicate a pattern। तो यहाँ पे पैटर्न आ रहा है, देख रहे हैं, हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड फिर, तो एक पैटर्न बन रहा है। अगर किसी में कोई पैटर्न बनता है तो हम उसको रैंडम नहीं मानते। तो अगर बहुत ज्यादा रन होंगे या बहुत कम रन होंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारा डेटा है वो रैंडम नहीं है। वैसे तो हम टैबुलेटेड वैल्यू से इसकी कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो चलिए आगे लेते हैं। तो here where neither the number of runs too small nor too large, such type of sequence may be considered as random। Therefore, in testing of randomness, ordering or positioning of an item in the sequence is essential, not the frequency। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती कि आपका हेड 10 बार आया है 15 बार आया है रैंडमनेस के लिए, पर उसकी पैटर्न उसका ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अगर हम कहें कि टेल 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 फिर हेड आ गया फिर टेल आ गया फिर हेड फिर टेल, तो हेड तो ज्यादा बार आया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसके ऑर्डरिंग पे फर्क पड़ेगा कि क्या ऑर्डर है। चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या जंक्शन है। ऑब्जर्व डेटा शुड बी सच दैट देन कैन बी कैटेगराइज द ऑब्जर्वेशन इनटू 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप। कह रहे कि ये तो देखिए हमारे पास सिंबल्स की सीक्वेंस थी पर डेटा तो हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो सबसे पहले हमें जो डेटा है हमारा न्यूमेरिकल डेटा है उसको हमें सिंबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि डेटा ऐसा होना चाहिए कि उसको हम आराम से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों कैटेगरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आप जानते हैं कि एक के आने पे दूसरा नहीं आता, जैसे हेड और टेल तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये तो हेड आएगा टेल आएगा, दीज आर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। दूसरा कह रहा है कि वेरिएबल अंडर स्टडीज कॉन्टिन्यूअसली, तो जनरल अजम्पशन है ही। चलिए अब इसको मानते हैं कि लेट एक्सपोनेंस टू एक्स एंड डैश। शुरू में हम यहाँ पे क्योंकि डैश वाला मानते हैं सैंपल साइज, क्योंकि हमारा जो इफेक्टिव सैंपल साइज होगा वो अलग होगा, उसको मानेंगे। तो मान लेते हैं हाइपोथेसिस, जो यहाँ पे हाइपोथेसिस अब हमारा डेटा रैंडम है नहीं है, इसको हम सिंबॉलिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको हम किसमें लिखेंगे फिर ऑब्जर्व यानी लैंग्वेज फॉर्म में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने द ऑब्जर्वेशन आर रैंडम, द ऑब्जर्वेशन आर नॉट रैंडम। तो हमेशा यही हाइपोथेसिस बनेगी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चेंज नहीं हो गया। कोई भी डेटा हो वहाँ पे बस ये है कि ऑब्जर्वेशन तो जनरल वर्ड है, वहाँ पे अगर मान लो डेटा हमारा दिया हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है और चेक करना है कि रैंडम है नहीं है, तो हम लिख देंगे द डेटा कम फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर रैंडम। ठीक है, तो यानी वो लैंग्वेज हम थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं
यानी ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दिया है, जैसा आप क्वेश्चन देखेंगे। बाकी मीनिंग बदलेगी, हमेशा हम डेटा हमारा रैंडम है और अल्टरनेटिव में लेंगे डेटा हमारा रैंडम नहीं। ओके, चलिए तो अब इसका प्रोसीजर अगर डेटा एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर जो ऊपर वो केस था जिसमें 10 हेड्स थे और 10 टेल्स थे, वो वाला रैंडम में आएगा कि नॉन रैंडम नहीं में आएगा? ये पैटर्न बन गया ना, पहले शुरू में सब हेड आ गए, फिर साइड टेल आ गए, तो पैटर्न बना रहा है, तो वहाँ पे भी हम और सर अगर एक हेड कम हो जाए या फिर एक टेल बढ़ जाए तो भी रैंडम रहेगा वो? कह रहा है कि इन्होंने कहा कि तो नंबर ऑफ हमारे रन्स बहुत कम होंगे, तो यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन में केवल 2 रन बन पा रहे हैं, 3 रन बन पाएंगे, तब भी हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, मानेंगे कि हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे टैबुलेटेड वैल्यू से। टैबुलेटेड में मिनिमम नंबर ऑफ रन्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स दे रखे हैं, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू उसके बीच में आएगी तो हम मानेंगे कि हमारा जो डेटा है वो रैंडम है। अगर जो हमारा मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम रन पॉसिबल थे इतनी ऑब्जर्वेशन उससे भी ज्यादा आ रहे हैं, तो हम मानेंगे कि रैंडम नहीं है, या एक जो लोअर लिमिट है उससे कम आ रहे हैं, तो तब भी हम मानेंगे कि हमारा जो डेटा है वो रैंडम नहीं। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आते हैं तब मान लेंगे कि हमारा जो डेटा है वो रैंडम। ओके, तो चलिए, तो फिर अगर देखिए हेड और टेल्स है तब तो सीक्वेंस तो बनी हुई है, तो अगर बाय द वे न्यूमेरिकल डेटा हो तो किस तरह से हम उसको सीक्वेंस को हम कन्वर्ट करेंगे कि हम सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेटा का मीडियन निकालेंगे, फिर ठीक है, अगर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है अगर वो मीडियन से अबव है तो उसके लिए ए डिनोट कर देंगे, अगर वो बिलो है तो हम बी डिनोट कर देंगे। तो जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है वो सिंबॉलिकली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो जिस पैटर्न में वो ऑब्जर्वेशन आई है उसी पैटर्न में हम सिंबल अटैच करते चलेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ रन काउंट्स कर लेंगे और फिर हम टैबुलेटेड वैल्यू देख लेंगे। अगर नंबर ऑफ रन्स जो हमारे सीक्वेंस से आए हैं अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आते हैं तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ये इसका प्रोसेस है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो हम सबसे पहले हम अगर डेटा न्यूमेरिकल तो मीडियन निकालेंगे। मीडियन आप जानते ही हैं कि अगर बाय द वे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हम जो 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 दो सेंटर ऑब्जर्वेशन है उनका मीन ले लेते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि जो कंपैरिजन करेंगे हर ऑब्जर्वेशन का मीडियन से, अगर वो अबव है उससे ग्रेटर है तो ए लिखेंगे, अगर उससे बिलो है तो बी लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ रन्स काउंट कर लेंगे। counts the number of runs and it is denoted by n2। ये कह रहा है कि काउंट नंबर ऑफ टाइम्स फर्स्ट सिंबल्स अकर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय n1। ओके, n1 हमारा सिंबल ए को डिनोट करेगा क्योंकि सैंपल साइज चाहिएगा हमें, सैंपल साइज टैबुलेटेड वैल्यू देखने के लिए सैंपल साइज चाहिएगा, और कुछ इसमें क्या आएंगे टाई आ जाएंगी, तो ये तो टाई को हटा के आप सैंपल साइज देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पे n1 n2 के रेफरेंस में दिया हुआ है, तो n1 क्या है सिंबल ऑफ ए और n2 है सिंबल ऑफ बी। फिर क्या करेंगे हम रन काउंट कर लेंगे और फिर टेबल से इसको देख लेंगे। ये जो यहाँ पे टेबल दी हुई है केवल वो 5% के लिए ही दी हुई है, तो हम केवल 5% पे ही चेक कर पाएंगे इसको, अदर टेबल 1% और अदर के लिए नहीं है टेबल अवेलेबल। चलो अब देखते हैं, तो लास्ट बात तो हम केस कर ही नहीं रहे हैं, तो आप चलिए तो मैं पहले न्यूमेरिकल करा देता हूँ कोई। चलिए ये न्यूमेरिकल है। A machine produces a number of defective items per day. To check the randomness of the defective items, a sample of defective items produced per day over a period of 20 days is taken and found following result। ये हमें रिजल्ट मिले, 20 डेज का हमने सैंपल देखा, तो जो फर्स्ट डे था उसमें 13 हमें डिफेक्टिव मिले, सेकंड डे में 17, फिर 14। तो मैं देखना चाहती हूँ पैटर्न तो नहीं बन पा रहा इसमें, या हमारा जो डिफेक्टिव आइटम्स आ रहे हैं वो रैंडम है। तो ओके, तो हाइपोथेसिस बना लेते हैं, क्योंकि रैंडमनेस को चेक करना है तो हम रैंड टेस्ट में गए, इसके लिए कोई पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको सीधा नॉन पैरामेट्रिक ही लगाना पड़ेगा। तो पहला हमने बनाया हाइपोथेसिस द मशीन प्रोड्यूसेस डिफेक्टिव आइटम्स आर इन रैंडम ऑर्डर और नॉट रैंडम ऑर्डर। तो सबसे पहले कितनी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और मीडियन निकाल लिया तो मीडियन हमारा आ गया 7। अब फिर वापस डेटा के पास जाएंगे,
17, 13 की कंपैरिजन 17 से करेंगे तो ये 13 लेस है 17 से, तो इसके लिए लिखेंगे बी। फिर यहाँ पे 17 17 तो टाई बन गया, फिर 14 और 17 तो फिर बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर टाई बन गया। तो इस तरह से देन वी कन्वर्ट द डेटा इनटू द टाई को हम यहाँ पे नोट डाउन नहीं करते, ओके, लिखेंगे नहीं टाई, क्योंकि फिर हम रन बनाने में प्रॉब्लम आएगी हमें, तो हमने ये बना लिया। अब हम नंबर ऑफ रन काउंट करते हैं। चलिए नंबर ऑफ रन काउंट करेंगे तो ये 1 रन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, कुल मिला के आपके कितने रन बने, नंबर ऑफ 8 रन बने। N1 कितना हो गया, जो सिंबल ए हमारा कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और N2 हमारा क्या है, सिंबल ऑफ बी। अब हम इसके टेबुलेटेड करें, तो टेबुलेटेड वैल्यू के बीच में आना चाहिए नंबर ऑफ रन। तो चलिए टेबुलेटेड देखते हैं नंबर ऑफ, ये यस, लोअर क्रिटिकल वैल्यू और अपर क्रिटिकल वैल्यू, और साइज था हमारा 9 और 7, शायद 9 एंड 7, यस। तो 9, तो N1 तो है 9, तो 9 पे गए हम, और ये है 7, तो मिनिमम नंबर ऑफ रन्स तो आ रहे हैं 4, ओके। और अब देखते हैं इसकी अपर वैल्यू, ये है हमारा 9, सॉरी N1 है 9 और वो है 7, 40, तो मिनिमम रन तो है 4 और मैक्सिमम रन है हमारे 14। तो अगर इनके बीच में आ रहा है तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ रन बने थे 8, ओके, 4 और 14, तो हमारे नंबर ऑफ रन इसके बीच में आ रहे हैं। तो वी सपोर्ट द क्लेम एंड वी कैन से दैट जो मशीन हमारे डिफेक्टिव आइटम्स बना रही है वो रैंडम, ओके। तो आप ऐसे आप ये कर सकते हैं। टेबल से वैल्यू दोबारा बता दीजिए एक बार। हाँ जी, टेबल में देखना कुछ नहीं है, बस सिंपल देखना। N1 हम मान रहे हैं A सिंबल और N2 मान रहे हैं B सिंबल, अपोजिट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम वैल्यू निकल के आएगी। तो हमारा था N9 था, तो 9 पे यहाँ पे गए, और N2 हमारा 7 था, तो पहले 9 पे आए, फिर हम 7 पे चल रहे हैं, 7, तो कितनी वैल्यू आ गई 4, ये तो लोअर आ गई। अब हम देखेंगे अपर, ओके। फिर हमने यहाँ पे देखा 9 और इधर 7, ये आ गया 40, तो लोअर लिमिट आ गई हमारी 4, अपर लिमिट आ गई 14, और हमारी जो वैल्यू थी रन की, नंबर ऑफ रन, वो थे हमारे 8, तो उनके मिडिल में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करता है, वी सपोर्ट अवर क्लेम, या वी सपोर्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर हमारा क्लेम नल हाइपोथेसिस में है तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो रैंडम। बहुत इजी है, देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, इसमें आपने मीन नहीं निकालना, एस नहीं निकालना, सिंपल रैंक देना आना चाहिए आपको, है ना। इसमें तो खाली रैंक नहीं दी हमने, पर जो जितने भी आगे के टेस्ट है सब में रैंक का ही वो है। तो ये भी हो गया आपका। आप चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के पास, कोलमोग्रो सिमरोन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इसको बाद में लूंगा मैं, पहले हम चलते हैं, इससे आगे तो पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये तो पूरा हो गया। चलिए 14 में चलते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने अल्फा को 5% पे नहीं, मतलब 0.025% पे, मतलब 2 वैल्यूज, इसलिए हमने उस पे चेक किया ना। दो वैल्यूज, 2 टेल टेस्ट बना था हमारा। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मान विटनी यू टेस्ट। देखिए विल्कॉक्सन आता है या मान विटनी आता है, इन दोनों में से एक जरूर आ जाता है। मान विटनी यू टेस्ट और विल्कॉक्सन में क्या डिफरेंस है, विल्कॉक्सन तो पेयर डेटा के लिए यूज होता है अगर 2 सैंपल की बात कर रहे हैं, और मान विटनी यूज होगा इंडिपेंडेंट के लिए। तो यानी ये जो मान विटनी है ये नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है टी टेस्ट का, और जो विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है पेयर टी टेस्ट, ओके। तो आप समझ ही गए हैं कि नाम ये मान विटनी कहाँ पे लगेगा, जब सैंपल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो मान विटनी यू टेस्ट क्या है, बिल्कुल ये भी बहुत सिंपल है।
यहाँ भी हमें बस क्या करना है, रैंक देना है। तो 2 डेटा है, तो हाइपोथेसिस तो पहले की तरह से बनेगी, जो बनाते हैं कि दोनों के मीन इक्वल हैं, तो यहाँ पे मीडियन की बात करेंगे, दोनों के मीडियन इक्वल है कि नहीं है, कौन सा मीडियन, ये सब जानते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ो, इसे खाली मीडियन यही वाला रखो आप, इसे रहने। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंबाइन द ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 सैंपल, दोनों सैंपल की ऑब्जर्वेशन को मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने मतलब कि हम उनको कंबाइंड रैंक देंगे। ओके, then after that ranking of all these combined observation from smallest to largest, that is rank 1 is given to the smallest of the combination, दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको 1 देंगे। ऐसे ही उसको अगर बाय द वे टाई रैंक हो रही तो वहां पे एवरेज रैंक। फिर कह रहे कि null hypothesis true then we expect that the sum of ranks of 2 samples are equal। फिर हम दोनों की जो सैंपल्स थे उनको अलग अलग कर देंगे और उनकी रैंक का सम करेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर हम हाइपोथेसिस इक्वल है, दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों की जो रैंक होगी ना वो दोनों की सेम आनी चाहिए। पर ऐसा अगर नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे, हम नाउ बिफोर कन्वीनियंस वी कंसीडर द स्मॉलर सैंपल साइज एंड कैलकुलेट द सम ऑफ रैंक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सैंपल। कह रहे हैं कि जिसका भी सैंपल साइज स्मॉलर होगा वो हम सैंपल साइज कंसीडर करेंगे और उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s माइनस n1 प्लस 1/2 अगर फर्स्ट सैंपल स्मॉल है, नहीं तो ये कर लेंगे अगर सैंपल स्मॉल है। s क्या है यहाँ पे, s इज द सम ऑफ द रैंक्स। अगर फर्स्ट सैंपल की बात कर रहे हो तो फर्स्ट सैंपल को जितनी रैंक्स मिलेंगी उनका सम। अगर सेकंड सैंपल की बात कर रहे हो तो s यहाँ पे सेकंड सैंपल का हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू u हमारी क्या है, यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक है, इसकी कंपैरिजन हम टैबलेटेड वैल्यू से कर देंगे। ये बिल्कुल सेम ऐसे चलेगा जैसे f की टेबल देखते थे हम लोग, है ना। तो क्या वैल्यू से करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक गिवन लेवल पे, तो इन दिस यहाँ पे ओके। तो फिर डिसीजन लेंगे, अगर टू टेल्ड है कैसे डिसीजन होगा, फॉर टू टेल्ड वी सी द क्रिटिकल वैल्यू एट अल्फा बाय टू टेल्ड है, मतलब कि हमारा जो अल्फा है वो हाफ हाफ हो जाएगा दोनों साइड में, तो इधर अल्फा बाय 2 हो जाएगा, इधर भी अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो हम वी सी द लोअर एंड अपर क्रिटिकल वैल्यू, तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ u लाइज लेस देन और इक्वल टू द, तो दोनों वैल्यू बनेगी इसमें, लोअर भी और अपर भी, इस साइड वाली बनेगी और इस साइड वाली बनेगी। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सिखाता हूँ कि टैबलेट वैल्यू कैसे। ये बहुत इजी है और एग्जाम में बहुत आता है, तो मैं ये नहीं ले रहा हूँ, रैंक ऑलरेडी है, ये वाला ले रहा हूँ। The following data shows the median amount to be spent on a birthday party by the student who are unemployed and employed। तो ये अब सर्वे किया गया कि अनएम्प्लॉयड तो जो बर्थडे गिफ्ट होता है फ्रेंड्स का तो इतने का गिफ्ट देते हैं, और जो एम्प्लॉयड है वो इतने गिफ्ट दे रहे हैं। एग्जामिन दैट द मीडियन अमाउंट टू बी स्पेंट, क्योंकि दोनों सैंपल अलग अलग हैं तो इसलिए हम जा रहे हैं विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो एजम्पशन है नॉर्मलिटी का वो गिवन नहीं है। दैट द मीडियन अमाउंट ऑफ स्पेंट on a birthday gift by the student who are unemployed is lower than the for the student who are employed by mind between you test में टेस्ट करना है कि जो अनएम्प्लॉयड